Hello students, in this video we are going to study about the resolution of the vector or component of a vector, and we will try to finish the vector in the today's class. Clear? So here we have to study about the resolution of vector. Clear? Resolution means vector का मतलब क्या होता है कि how to resolve the vector. What is the meaning of resolving of any vector? तो बस इसको इस तरह से ध्यान देना जिस तरह से बता रहा हूँ मैं. Suppose it's a line. Clear? And there is a vector. The name of the vector is A. And vector A is making an angle theta from this line. Now anybody asked you to resolve this vector. Clear? इस वेक्टर को क्या करना है, हमने ये रिजॉल्व करना है. Then how can we resolve this vector? So suppose the component of the vector is how much, that is your A. ये बात समझ में आ रही है? तो रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि वेक्टर का यहाँ पर क्या लेना है, आपको प्रोजेक्शन लेना है. वेक्टर का इस लाइन पर क्या लेना है, आपका प्रोजेक्शन लेना है. ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि द वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ लाइन, उस लाइन पर जब वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उस लाइन पर वेक्टर का कॉस कंपोनेंट जाता है. क्लियर? ध्यान समझना इधर ही, ध्यान समझो इधर ये. वेक्टर ने इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा. तो इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस वाला. क्लियर? तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना, ए. तो इस लाइन पर इसका कंपोनेंट कौन सा आ रहा है आपका, ये ए कॉस थीटा. ये बात समझ में आ रही है? ठीक. फिर इसके बाद ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है. ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ध्यान समझ रही है. हम क्या कह रही है कि हम यहाँ पर वेक्टर को रिजॉल्व करने वाले. तो वेक्टर को जब रिजॉल्व किया तो वेक्टर ए का कंपोनेंट उस लाइन पर जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है कितना आ रहा है, ए कॉस थीटा. और ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर भी एक कंपोनेंट आएगा, दैट इज सेड टू बी योर ए साइन थीटा. किसी वेक्टर को जब रिजॉल्व करते हैं तो उस वेक्टर के पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक कॉस थीटा होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका, ये साइन थीटा होता है. इसको प्रूफ कर पाना बहुत बड़ा इशू नहीं है, ऑलरेडी एक जगह हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, बस अब उसको इस लैंग्वेज में अपन ने यूज नहीं किया है, खासतौर से जब पोजीशन वेक्टर पढ़ा था अपन ने. सो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले वेक्टर जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है उस लाइन पर उसका कॉस कंपोनेंट, और कॉस के पर ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर उसका दूसरा कंपोनेंट ए साइन थीटा आएगा. क्लियर? तो परपेंडिकुलर लाइन नीचे भी है, परपेंडिकुलर लाइन ऊपर भी. अब इन दोनों में चूज करना है कि ए साइन थीटा नीचे होगा कि ए साइन थीटा ऊपर होगा. तो इसका मतलब है यहाँ पर ये कि अगर ए कॉस थीटा ये है तो इधर होगा आपको कौन सा, ये दैट इज योर ए साइन थीटा. नीचे नहीं होगा. मतलब क्या है ये कि कोई भी वेक्टर हमेशा अपने दोनों कंपोनेंट्स के बीच में होना चाहिए. अगर अपन नीचे ले लेते तो ए साइन थीटा इधर होता, ए कॉस थीटा इधर होता, ये वेक्टर उसके बीच में नहीं आ पाता. ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से किसी वेक्टर को क्या करते हैं आप, ये कंपोनेंट करते हैं. अब रही बात डायरेक्शन की, तो यहाँ पर अगर ओ पॉइंट ले लेते हैं तो कोई वेक्टर देखो, जो वेक्टर ए है ये ओ पॉइंट से कैसा जा रहा, दूर जा रहा. वेक्टर ए ओ पॉइंट से कैसा जा रहा, दूर जा रहा. तो इसके दोनों कंपोनेंट भी ओ पॉइंट से कैसे जाएंगे, आपके दूर जाएंगे इस तरीके से. ये बात समझ में आ रही है? करेक्ट. कंपोनेंट होता क्या है, ध्यान समझना जी. अगर मैं यहां पर एक टॉर्च को ऑन कर दूं, क्लियर, टॉर्च को ऑन करूंगा तो इस वेक्टर की जो एरो है, ठीक, इसकी इमेज इस लाइन पर कहां जाएगी, परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो. ये बात समझ में आ रहा है? इसकी इमेज इस लाइन पर कहां जाएगी, कहीं आपकी ये यहां पर जाएगी. क्लियर? तो यहां पर ये जो ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर ही वेक्टर का एक कंपोनेंट, मतलब ए साइन थीटा की वैल्यू इतनी हो जाएगी और इसकी में एरो किधर की ओर है, आपकी दूर की ओर. अगर आप यहाँ एक टॉर्च ऑन कर दोगे तो इसकी इमेज कहाँ पर आएगी, यहाँ सामने वाले परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो. तो ये जो ए कॉस थीटा इसकी लेंथ इतनी है, डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर है. और जब भी किसी वेक्टर के अपन कंपोनेंट करते हैं तो फिर दोबारा उस वेक्टर को अपन भूल जाते हैं, जो भी डीलिंग करते हैं उस वेक्टर के कंपोनेंट्स के साथ की जाती. ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, ये ध्यान से देखो. ये कि सपोज एक ये लाइन है, इस लाइन से एक ये वेक्टर ए है जिसने कितना एंगल बनाया, यहाँ पर थीटा एंगल बनाया. इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका, ए है. तो जिस लाइन के साथ थीटा बना रहा है इधर कौन सा कंपोनेंट चला जाएगा आपको, ये ए कॉस थीटा. ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आएगा यहाँ पर आपको, ये दैट इज योर ए साइन थीटा. परपेंडिकुलर इधर भी ले सकते थे, लेकिन मैंने क्या कहा,
कि दोनों कंपोनेंट्स के बीच में वो वेक्टर आना चाहिए। तो जब ए साइन थीटा इधर लोगे तभी ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा के बीच में वेक्टर फंसेगा। अब रही बात डायरेक्शन की, तो यहाँ पर देखो कि वेक्टर यहाँ से दूर जा रहा है, इसके कंपोनेंट भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, आपकी दूर चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? उस कॉपी पे ऐसे ही करना है प्रैक्टिस के लिए, और कोई भी वो नहीं है इसमें, इशू नहीं है। सपोज यहाँ पर कैसा है आपका, ये इस तरीके से ही एक वेक्टर इस तरीके से आ गया है। सपोज यहाँ पर ये एंगल कितना आपका फाई है और ये कितना है वेक्टर बी है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आपका बी। कह रहा है इसका कंपोनेंट करो, इसको रिजॉल्व करो। तो भाई बी जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा उस लाइन पर कॉस वाला कंपोनेंट, इधर वाली लाइन पर कौन सा कंपोनेंट चला जाएगा आपका, ये दैट इज योर बी कॉस फाई। अब बी कॉस फाई के परपेंडिकुलर, बी कॉस फाई के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अगर इधर लेंगे तो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में वेक्टर फंसा रहेगा, तभी रूल अपना सही रहेगा। ये इधर दूसरा कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा आपको, ये दैट इज योर वी साइन फाई हो जाएगी। अब रही बात डायरेक्शन की, तो यहाँ पर पॉइंट देखो, जो वेक्टर है इसकी तरफ आ रहा है, तो इसके दोनों कंपोनेंट भी इसी पॉइंट को क्या करेंगे, आपकी अप्रोच करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? ये सिमिलरली एक और डायग्राम बनाते हैं। सपोज आपका इस तरीके से हो जाए आपका ये कोई, ये एंगल कितना आपका अल्फा, ये वेक्टर कौन सा है पी, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, ये पी। तो पी ने इसके साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया। सो यहाँ पर जब जिस लाइन के साथ अल्फा बनाता है उस लाइन पर कॉस वाला कंपोनेंट आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये पी कॉस अल्फा हो गया, और कॉस अल्फा के परपेंडिकुलर, पी कॉस अल्फा के परपेंडिकुलर जो दूसरा वेक्टर होगा ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये पी साइन अल्फा हो जाएगा। और जो पी साइन अल्फा हो जाएगा, रही बात डायरेक्शन की, तो इस पॉइंट पर देखो वेक्टर पास में आ रहा, ये दोनों कंपोनेंट भी क्या होंगे आपके, ये पास में जाएंगे। तो कंपोनेंट का मतलब क्या है, ये कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी वेक्टर का अपन क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली एक तरीके से इमेज हो गई। क्लियर? तो किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं अपन, ये एक उस लाइन पर जिस लाइन के साथ ये एंगल थीटा बनाता है, और एक उस लाइन पर जो थीटा वाले लाइन के साथ कितने एंगल पर होती है आपकी, ये 90 डिग्री पर होती है। तो उन दोनों लाइन पर मिले हुए वेक्टर के जो भी प्रोजेक्शन होते हैं, उन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर कंपोनेंट्स बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? तो ये कोई उस तरह से टॉपिक नहीं है कि जिसको मैं बहुत उस तरीके से पढ़ाऊंगा। ये बस डायग्राम में याद रखो और ध्यान से रखना, ये जो मेथडोलॉजी अपन ने यूज की है फॉर रिजॉल्विंग द वेक्टर, फॉर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ये फिजिक्स में कम से कम नहीं तो 1000-1500 बार आना विद न्यूमेरिकल। इसलिए कैसे रिजॉल्व करते हैं ये बहुत जरूरी है, इसलिए ये चीज समझ में आना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहाँ कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, इन डायग्राम का आप मुझे वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके मेरे पास क्या करोगे, आप इसको ये सेंड करोगे। ये बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर कुछ डायग्राम मैं दे रहा हूँ आपको, और इनको आप आराम से मुझे ड्रॉ करके आप सेंड करो। ये वेक्टर ए हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसने एंगल बनाया यहाँ पर ये थीटा। ठीक, इसको आप रिजॉल्व करके भेज दें। ये वेक्टर ये हो गया थीटा एंगल बना रहा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए है, इसका भी कंपोनेंट करके भेजना मुझे ये आप। ये वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ए है, एंगल कितना बना रहा है आपका, ये थीटा बना रहा है, इसका भी कंपोनेंट करके आप सेंड करोगे मुझे। ये वेक्टर बी है, ये एंगल बीटा है, और उसके साथ कितना एंगल बना रहा है आपका, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके साथ भी आप इसको कट करके मुझे क्या करोगे, आप सेंड करोगे। हाँ, सेंड जरूर कर देना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर किस तरह से कंपोनेंट करते हैं, अगर ये क्लियर नहीं तो बच्चा आगे आने वाले सारे के सारे चैप्टर में कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? सो इट इज कंपल्सरी टू मेक दिस टॉपिक क्लियर। ठीक, तो किस तरह से बताया, तो उसको आप तुरंत रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो, क्या बताया क्या नहीं बताया मैंने, ये तो उसी हिसाब से आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कहां पर आप, ये दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एनसीईआरटी के हिसाब से ये वाला टॉपिक थोड़ा सा दूर आता है, लेकिन इसको हम यहीं पर अभी क्या करेंगे, इसको ये फिनिश करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक थोड़ा सा क्या होता है आपका, ये दूर होता है, लेकिन अपने को यहीं पर क्या करना है, इसको ये फिनिश करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर होता है, तो देयर आर द टू मेथड्स थ्रू विच यू कैन मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। ये बात समझ में आ रही है? द फर्स्ट मेथड इज सेड टू बी और फॉर विच प्रोडक्ट, दैट इज योर डॉट प्रोडक्ट। ठीक, एंड द सेकेंड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर व्हाट, दैट इज योर स्केलर प्रोडक्ट। डन।
I have also told you the multiplication of vector in the previous videos. थोड़ा सा intro दिया था इसका, just intro ही लिख रहा हूँ कि if we have two vectors and we have dot between them, then it is said to be your dot product. And dot product is also called your scalar product because after performing the dot product, the quantity obtained is a scalar quantity. That's why it is said to be your scalar vector. ये बात समझ में आ रही है? And on coming to the next one is what? That is your cross product. The next one is your cross product, or it is said to be your vector product. Correct? So cross product क्या है यहाँ पर देखो ये, that is your A cross कितना V. When we put cross between two vectors, that it is said to be your cross product, and when we put the dot between two vectors, this is said to be your dot product. ये बात समझ में आ रही है? अब इन वेक्टर्स को वन बाई वन क्या करना है अपने को, ये फिनिश करना है. So first we have to see about the dot product of the vectors. Clear? So now we are going to perform dot product, which is also called your scalar product. Clear? So dot product means what? We have two vectors, that is your vector A dot vector B. Clear? What will be the answer of this one? अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, ये दैट इज योर ए बी कॉस थीटा. ए क्या है? वेक्टर ए के ऊपर से एरो हटा दो तो ए क्या बन जाएगा उसका, मैग्नीट्यूड. वेक्टर बी के ऊपर से एरो हटा दो तो बी क्या बन जाएगा उसका, मैग्नीट्यूड. और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है आपका यहाँ पर, ये थीटा. ये बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ एक फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ पॉइंट्स बताता हूं मैं इसके रिगार्डिंग, इसको देखते हैं. जैसे सपोज हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये वेक्टर ए है. क्लियर? और यहाँ पर क्या आपका ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पर आपका, ये थीटा. हमसे पूछ रहा है यहाँ पर ये व्हाट विल बी योर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. क्लियर? कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी, हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है. सो यहाँ पर बहुत फोकस करना आप ये हाउ टू फाइंड ए डॉट बी. A dot B means the firstly which vector is coming, vector A. बात समझ में आ रही है? So what to do? You have to do that जो भी वेक्टर पहले आएगा, you have to take projection of that vector, projection of vector A on vector B. Clear? आपको वेक्टर A का प्रोजेक्शन किस में लेना पड़ेगा, वेक्टर B में लेना पड़ेगा. जो भी वेक्टर पहले आएगा इनटू क्या होता है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ कितना होता है आपका ये बी वेक्टर होता है. ये बात समझ में आ रही है? अब अगर ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना ए है, ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका ये बी. आई वांट टू गेट ए डॉट बी, तो ही इज सेइंग टेक प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. ए का प्रोजेक्शन किस में लो आप, बी में लो. ए का प्रोजेक्शन का मतलब ए का कंपोनेंट किस में लो आप, बी में लो. अब ए वाला वेक्टर जो बी वाला वेक्टर है, मतलब कह रहा है कि ए का इस लाइन पर कंपोनेंट लो, तो भाई ए का इस लाइन के साथ एंगल कितना, थीटा है. तो ए इस लाइन के साथ ए थीटा एंगल बना रहा, तो ए का इस लाइन पर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कॉस थीटा वाला. तो इधर ए का कौन सा कंपोनेंट पहुंच गया आपका, ये ए कॉस थीटा. और कंपोनेंट को ही क्या बोलते हैं अपन, प्रोजेक्शन बोलते हैं, और उसी को रेजोल्यूशन बोलते हैं. तो कह रहा है कि भाई अगर आपको ए डॉट बी निकालना है तो आपको प्रोजेक्शन किसका लेना है, ए का. किस में लेना है, बी में. तो ए का प्रोजेक्शन बी में लो, मतलब ए का कंपोनेंट बी के साइड लो. ए का कंपोनेंट बी के साइड, ए के साथ बी ने थीटा एंगल बनाया है, तो जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएंगे उस लाइन पर वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट. तो यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू बी कितना आ गया आपका, ये ए कॉस थीटा आ गया, इनटू बी का मैग्नीट्यूड कितना है आपका ये, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आपका बी है. तो इन सबको एक साथ अरेंज कर लो तो ये कितना आ गया यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर ए बी कॉस थीटा. तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो गया ये, दैट इज योर ए बी कॉस थीटा. ये बात समझ में आ रहा है? करेक्ट. अब यहां से किसी ने कहा कि भाई बी डॉट ए निकालो. अब क्या करना है, हमारे पास डायग्राम बना के भी दे दिया उसने ही, भाई इस डायग्राम में आपको निकालना है बी डॉट ए. ये वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ए है, ये वेक्टर कौन सा है आपका, ये बी है, और ये मैग्नीट्यूड कौन सा है आपका बी है, और एंगल दोनों के बीच में कितना है आपका यहाँ पर ये थीटा. ये बात समझ में आ रही है? कह रहा है बी डॉट ए निकालो.
अब बी डॉट ए कैसे निकालेंगे, पहले कौन सा आ रहा है बी, तो जो भी वेक्टर पहले आता है उसका प्रोजेक्शन लेते हैं दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये दैट इज योर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, और इनटू जो दूसरा वेक्टर रहता है सीधे सीधे उसका क्या ले लेते हैं आप, ये मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर। अगर बी के प्रोजेक्शन और ए के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो रिजल्ट किसका आएगा बच्चा आपका, ये दैट विल बी फॉर योर बी डॉट ए का रिजल्ट आएगा। ये बात समझ में आ रही। सो यहाँ पर नाउ वी आर गोइंग टू गेट द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो प्रोजेक्शन का मतलब है आपको इस पर क्या लेना है, कंपोनेंट लेना है। ये बात समझ में आ रही है। सो बी का जब यहाँ पर कंपोनेंट लोगे तो कंपोनेंट कितना आएगा आपका ये, सो बी इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो जिस भी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएगा उस लाइन पर इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। इसका मतलब बी का वेक्टर ए के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, बी कॉस थीटा, तो इसी को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। और ऑलरेडी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए। क्लियर। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, ये तो ये आ जाएगा आपका ये b cos थीटा इंटू ए, इसको एज इट इज ऐसा लिख सकते हो, दैट इज योर ab cos थीटा एंड दैट विल बिकम व्हाट, दैट इज योर b डॉट a। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी आर गेटिंग दैट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें मिल रहा है यहाँ पर ये कि जो a डॉट b की वैल्यू होती है वही वैल्यू किसकी होती है आपकी, ये b डॉट a की वैल्यू होती है। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव, कुछ एक रूल बोलते हैं इसको, ये मैथमेटिक्स के इस रूल को क्या करते हैं आपकी, ये फॉलो करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है इतना, ये कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये अब ध्यान समझना ही, इफ एनी टाइम यू वांट टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, तो बिना कुछ सोचे समझे सीधे कितना होता है ए बी कॉस थीटा। बस आप कहो कि भाई मुझे मैग्नीट्यूड दे दो ए का, मैग्नीट्यूड दे दो बी का, और मुझे दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बता दो, तो बड़ी आसानी से बता दूंगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है। ये नहीं समझ में आया डजंट मैटर, बट द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी क्या होना चाहिए आपको, ये रिमेंबर, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान समझना, कभी कभी कोई एक वेक्टर दे देगा, समझ में आ रहा है, कभी कभी कोई एक वेक्टर दे देगा और उस वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर पूछता है, तो प्रोजेक्शन का मतलब उस वेक्टर का पर्टिकुलर उस वेक्टर पर क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर जब ए डॉट बी किया तो प्रोजेक्शन किसका, ए का, किसमें, बी में, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ए कॉस थीटा, मतलब ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकालना है। जब बी डॉट ए किया तो बी पहले आ रहा ना, तो किसका प्रोजेक्शन दिया, बी का, कहाँ पर लिया, ए पर, तो वो कितना आया था आपका बी कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है ये, कि जब भी कभी आपसे प्रोजेक्शन पूछेगा तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ये, कि आपको उस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर। ये बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर देखो ये पॉइंट नंबर क्या आते हैं, सेकंड आते हैं, ठीक। तो सेकंड में यूज करते हैं अपन इस फॉर्मूले का, कि दैट इज योर वी नो दैट, इस फॉर्मूले से आप किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का क्या निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो। जैसे वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर ए बी कॉस थीटा। आपसे कोई कहे कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तब भी आप इसी फॉर्मूले को लगाओगे और यहाँ से एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ये, दैट इज योर ए डॉट बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये, दैट इज योर ए बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में क्या निकाल सकते हो आप, ये एंगल निकाल सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला, यूज्ड होगा ये फॉर्मूला आपका कब, जब भी आपसे दो वेक्टर्स के बीच में क्या पूछेगा आपका, वो दैट इज योर एंगल पूछेगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर आप ये, दैट इज योर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, करेक्ट। सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं आपके यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है उनके बीच का एंगल हमको दे रखा है ये, और उनके बीच का एंगल कितना दे रखा है हमें ये, तो दैट इज योर, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसने, ये 90 दे रखा है। और अगर परपेंडिकुलर है थीटा 90, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर कॉस 90 इज इक्वल टू कितना होगा ये, ए डॉट बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको ये, दैट इज योर ए डॉट बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये, ए बी हो जाएगा ये। तो यहाँ से ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर।
Why it is most important? Because in most of the problems which is based on the product of the vectors, numerous problems में यही कहता है कि prove that two vectors are perpendicular. Correct? If anybody asked you to prove that two vectors are perpendicular, तो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो आया, ध्यान समझना, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आया तो इसका तो दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है आपको, ये वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे आपके, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दी। अब अपन देखते हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, फोर्थ पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट नंबर क्या है यहाँ पर आपका, फोर्थ। सपोज मेरे पास एक ए वेक्टर दिया है जिसकी वैल्यू है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 कितना है यहाँ पर आपका k कैप, और एक वेक्टर बी दिया है जिसकी वैल्यू है आपकी a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस कितना है यहाँ पर आपको ये c2 k कैप है। मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए डॉट, कितना होगा आपका, ये बी होगा। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, मैंने भी कह दिया कि इसकी वैल्यू निकाल लें। क्या इसका तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। अपन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए वेक्टर ए का क्या है, मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट आई कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट स्क्वायर। बी भी इसका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड भी अपन निकाल लेंगे। अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका c2 स्क्वायर हो जाएगा। क्या दोनों के बीच में एंगल दिया है, क्या नहीं दिया है। हमें दो वेक्टर दिए, करेक्ट। अपन ने दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे, वो तो पुराना बेसिक मेथड है जो पढ़ रखा है अपन ने, ये दैट इज योर पोजीशन वेक्टर वगैरह में। तो अपन ने दोनों वेक्टर के क्या निकाल लिए, आपकी ये मैग्नीट्यूड निकाल लिए। चलो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब वेक्टर के अपन ने मैग्नीट्यूड निकाले तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ेगी, एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जब एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो एंगल हमें पता ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? जब एंगल पता ही नहीं तो ये फार्मूले से आप ये डॉट प्रोडक्ट निकाल ही नहीं सकते। तो जब भी वेक्टर आई जे के की फॉर्म में दिया रहे तो कभी भी इस फॉर्मूले से अपन डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब साफ सुथरा लिख के दे देगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 10 है, तो और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल 30 डिग्री, और दोनों मैग्नीट्यूड दे दिया और एक एंगल दे दिया तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन जब वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में लिखेगा तब आप इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करो। ये बात समझ में आ रही है? तब कैसे करना है आपका ये, तो यहाँ पर ध्यान से सुनो। ये तो सबसे पहले वेक्टर ए लिखा है तो वेक्टर ए की वैल्यू लिखो यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, a1 i कैप प्लस कितना हो जाएगा, b1 j कैप प्लस हो जाएगा c1 k कैप। फिर बीच में डॉट लगाओ और बाद में कौन सा वेक्टर है आपका यहाँ पर, ये a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये c2 k कैप हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या करते हैं आप, ये मल्टीप्लाई करते हैं। a1 i कैप का मल्टीप्लाई पहले इन तीनों में करो, फिर b1 j कैप का पूरे में करो, c1 k कैप का तीनों में करो। तो a1 i कैप का इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो a1 और a2 कैसे मैग्नीट्यूड है और i और i कैसे हैं, वेक्टर हैं आपकी। तो ये हो जाएगा आपका ये a1 a2 i डॉट कितना हो जाएगा आपका, i हो जाएगा। वेक्टर के बीच में डॉट लगा देना, ये नंबर है, मान लो 5 होता है, यहाँ 6 होता है, तो 6 5 30 i डॉट i। ये बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर इसी को मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये कितना हो जाएगा, a1 b2 i डॉट कितना हो जाएगा आपको, ये j कैप हो जाएगा। फिर इसका इसमें करो तो कितना हो जाएगा आपको, ये दैट इज योर a1 c2 i डॉट कितना हो जाएगा आपको, ये दैट इज योर k कैप हो जाएगा। फिर b1 j का मल्टीप्लाई करना है तो प्लस कितना हो जाएगा, तो b1 j का मल्टीप्लाई इसमें करो ये हो जाएगा b1 a2 दैट इज योर j डॉट कितना हो जाएगा i। और एक चीज ध्यान रखना है, ये डॉट प्रोडक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो वो चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती। जब मैंने इधर आई कैप को उठाया था तो जब भी मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले मैंने किसी के साथ भी आई कैप को लिखा। तो सिमिलरली जब जे कैप उठाओगे तो सभी के साथ सबसे पहले जे कैप लिखोगे, और जब के कैप उठाओगे मतलब जो एक के साथ करोगे वही सबके साथ करोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ जब आई का इसके साथ किया तो आई डॉट जे लिख दिया और जे का आई के साथ करें तो इसको भी आई डॉट जे लिख दे। भाई वहां पर आई पहले आया था तो यहाँ पर भी सिमेट्रिसिटी के लिए लिख दे। यहाँ तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में।
तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये बिल्कुल भी दोनों इक्वल नहीं होते और वहाँ बहुत ही बड़ी क्या हो जाएगी आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर क्या है, b1 j का मल्टीप्लाई इसमें करो तो b1 b2 कितना आ जाएगा, देखो ये दैट इज योर b1 b2 j डॉट कितना हो जाएगा, j हो जाएगा। और इसका यहाँ पर करोगे तो ये कितना हो जाएगा b1 c2 और ये हो जाएगा j डॉट कितना हो जाएगा आपको ये k हो जाएगा। क्लियर। अब c1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लगा देते हैं प्लस, तो c1 केस में करते हैं तो ये कितना आ जाएगा c1 a2 i डॉट की क्या हो जाएगा ये k हो जाएगा। फिर इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा c1 b2 सॉरी i डॉट के नहीं, कितना होगा आपका ये k डॉट i, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको अपन पहले लिख रहे हैं। फिर ये कितना हो जाएगा c1 b2 k डॉट कितना हो जाएगा आपका ये j हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपको ये c1 c2 k डॉट कितना हो जाएगा आपका ये k हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये इसका क्या हुआ आपका डॉट प्रोडक्ट, लेकिन इसका रिजल्ट अभी भी नहीं आया। इसके रिजल्ट के लिए क्या है, कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है आई कैप के बारे में, जे कैप के बारे में और किसके बारे में, के कैप के बारे में। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 और के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूं, ठीक, ये यहाँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस ऐसी होती है, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री, एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री और जेड और वाई के बीच में भी कितना होता है आपको ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कौन रहता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड की डायरेक्शन में कौन रहता है आपका के कैप रहता है। क्लियर। अब जैसे मुझसे कोई पूछे यार आई डॉट आई का क्या मतलब, आई डॉट आई मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। अपन ने पढ़ रखा है कि दैट इज योर ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब आई डॉट आई लिखा है तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर, इंटू इस आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल, तो दैट इज योर cos 0। क्यों cos 0, क्योंकि दो वेक्टर आई कैप भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये वाला भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, दो सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है आपको बच्चा यहाँ पर ये दैट इज योर 0 होता है। ये बात समझ में आ रही है। तो आई कैप और आई कैप दोनों सेम वेक्टर है, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना आ गया 0। cos 0 होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना आ गया आपका ये 1 आ गया। सिमिलरली आपसे कोई पूछे जे डॉट जे की वैल्यू कितनी होगी, तो अगेन जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों सेम वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो ये कितना हो जाएगा cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 हो गई। सिमिलरली कोई पूछे के डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होगी, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना यहाँ पर आपका ये 1 इंटू दोनों के बीच में एंगल कितना ये 90 डिग्री। मुझे कैसे पता 90 डिग्री एंगल यहाँ पर ये, बिकॉज आई और जे, आई एक्स एक्सिस में तो जे किधर है वाई एक्सिस में, दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका ये 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म हो गया 0। जिस तरीके से आई डॉट जे 0 हुआ उस तरीके से जे डॉट आई भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे में भी 90 डिग्री एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल। सिमिलरली अगर कोई पूछे जे डॉट के या के डॉट जे की वैल्यू कितनी होगी आपकी, तो इन दोनों बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और जैसे ही एंगल 90 डिग्री होगा तो इनकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात कर रहा है। और सिमिलरली आपसे कोई पूछे आई डॉट के इज इक्वल टू लिख रहा हूं मैं के डॉट आई, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जानी है आपकी ये दैट इज योर 0 हो जानी है, बिकॉज एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी कितना एंगल होता है आपका ये दैट इज योर 90 डिग्री का एंगल होता है। करेक्ट। सो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, तो केवल आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ही 1 होते हैं। ये आई डॉट आई कितना हो गया 1, ये जे डॉट जे कितना हो गया 1 और के डॉट के कितना हो गया 1। तो जब ये तीनों 1 हो गए तो क्या बचा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसके अलावा आई डॉट जे ये हो गया 0, आई डॉट के ये हो गया 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गए, ये भी 0 हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स आ रहे हैं इनके ये वो वाले टर्म्स आ रहे हैं जो एक दूसरे के कैसे हैं परपेंडिकुलर है। तो फाइनली कितना बचा, केवल 3 टर्म बचे a1 a2 क्योंकि वो 1 हो गया, b1 b2 वो 1 हो गया, c1 c2। तो आंसर कितना आ गया a1 a2 प्लस कितना आ गया आपका ये b1 b2 प्लस कितना आ गया यहाँ पर आपका ये c1 c2। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया ये इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का क्या है आपका ये रिजल्ट। ये बात समझ में आ रहा है इतना, ये डन। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले सारे पॉइंट्स डॉट प्रोडक्ट के खत्म कर लेते हैं। ठीक है। एक पॉइंट नंबर क्या आता है आपका 5th, और ये भी इंपॉर्टेंट है
इसलिए नहीं कि एग्जाम में आता, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम प्रूविंग न्यूमेरिकल्स में इस थ्योरम का क्या करते हैं अपन, यूज़ करते हैं, जिस थ्योरम को मैं बताने वाला हूँ। ये बात समझ में आ रहा है ये। और ये थ्योरम क्या होती है, यहाँ पर देखो, ये कहा जाए कि अगर आपसे कोई पूछे ए डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी, ए डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी, दोनों कैसे वेक्टर हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वेक्टर है। जब दोनों बिल्कुल सेम टू सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर देखो, इसका क्या करोगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल cos 0। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये दैट इज जो ए डॉट ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर। मतलब दो सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी का अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अपने को कहीं भी ए डॉट ए लिखा मिलेगा तो उसको ए स्क्वायर बोलेंगे, बी डॉट बी लिखा मिलेगा उसको बी स्क्वायर बोलेंगे, सी डॉट सी लिखा मिलेगा उसको सी स्क्वायर बोलेंगे। और कभी कभी जरूरत पड़ने पर ए स्क्वायर की जगह ए डॉट ए रखेंगे, बी स्क्वायर की जगह बी डॉट बी रखेंगे और सी स्क्वायर की जगह अपन सी डॉट सी रखेंगे। ये बात समझ में आ रहा है। तो इट्स अबाउट द वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। क्लियर।